नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। आज मैं हिंदी वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और कुछ ऑप्शन रहेंगे और प्रयास करते हैं 30 से 40 50 जहाँ तक संभव हो लेंगे। तो आज हम देखते हैं वर्णमाला से बनने वाले कितने प्रश्न हैं और सब के सब परीक्षा के लिए उपयोगी है, आवश्यक है, जरूरी है। तो आज हम उसके विषय में भी बात करेंगे। आज की हमारी जो कक्षा होगी केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर होगा। तो देखिए हमारे बीच वर्णमाला का पहला प्रश्न क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं। आपको बताना कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। तो हम सभी ने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। कितने माने जाते हैं? 52 माने जाते हैं। ठीक है, कितने माने जाते हैं? तो 52 माने जाते हैं, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न हमारे बीच आता है, कह रहा है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वर वर्ण के बारे में पूछा जा रहा है, कितने स्वर हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लगभग सभी को पता ही होगा स्वर वर्ण कितने हैं। तो इसमें 11 स्वर वर्ण है। चलिए उसके बाद हमारे भी जो तीसरा प्रश्न है वो है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आप सब ने पढ़ा है, आप सब जानते हैं, बताया भी हूँ। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्णों की संख्या है वह इनमें से एक भी नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, याद रखिएगा 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा गलत है, 33 व्यंजन है। चलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है। स्वर वर्ण के भेद बताए थे, अब बताइए निम्नलिखित में हर्ष स्वर कौन है। तो निम्नलिखित में हर्ष स्वर जो है होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ऑप्शन सी कैसे है तो बोलिएगा, ये सब तो स्वर है, तो सबको मालूम है कि आ जो है ये हर्ष स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर क्या है? आ है हर्ष स्वर। यहाँ ए जो है ये भी दीर्घ है या संयुक्त स्वर है, दोनों माने जाते हैं। जबकि हर्ष क्या है? हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी बोला जाता है। लघु बोलिए या हर्ष बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए तो पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। अभी हर्ष स्वर की बात आई थी, अब दीर्घ स्वर की। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन है। तो देखिए दीर्घ, ये तो बोलिएगा ये तो नहीं है दीर्घ, है ना, वो तो दीर्घ है नहीं, ये तो हर्ष स्वर है, ये गलत है। ये भी हर्ष स्वर, अभी अभी हमने पढ़ा है, री को भी हर्ष स्वर माना जाता है, मतलब इसका ऑप्शन सी, इसका भी दीर्घ ही क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। दीर्घ स्वर को हम गुरु भी कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी बोला जाता है, याद रखिए। पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन गुरु स्वर है, तो आपको पहचान लेना है। दीर्घ और गुरु एक ही है, दोनों अलग नहीं है। चलिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त स्वर, है ना। चलिए कह रहा है संयुक्त स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर बताना है। अब बताइए आ संयुक्त स्वर है, ई है या ये है या ये है। तो बोलिएगा क्या, ये जो है ना हम पढ़ाए आपको जातीय स्वर विजातीय स्वर, है ना, समान जाति वाला अलग जाति वाला। कि तो जातीय हो गया, मतलब ये हर्ष स्वर दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर, यहाँ भी हर्ष दीर्घ हो गया। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ है लेकिन फिर भी संयुक्त स्वर है, दो अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से बना है। जैसे आ के बाद क्या आएगा, हर्ष ही आया है, या आ के बाद क्या आया है, हर्ष ही आया है, या दीर्घ ही आया है, तब जाकर के ये बना है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ए ओ क्या है, ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न कहता अंग कहलाता है।
अंग को क्या कहा जाता है? तो अंग को विसर्ग कहा जाता है। बोलिएगा नहीं ये गलत है। अंग को अनुस्वार, बोला हाँ अंग को अनुस्वार कहा जाता है। चंद्रबिंदी बोलेगा बिल्कुल गलत है, हलंत तो कहा ही नहीं जाता है, अनुस्वार कहा जाता है अंग को अनुस्वार कहा जाता है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगला प्रश्न 8वां हो जाएगा हमारे बीच। 8वां प्रश्न क्या हो जाएगा? 8वां प्रश्न है अह कहलाता है। देखिए जब अह बोलते हैं तो ह की मात्रा की तरह आता है, ध्वनि आती है। तो अ क्या है? तो कहिएगा विसर्ग है। अ क्या है? तो विसर्ग है। अ विसर्ग है। अनुसार तो बोला नहीं, अनुसार तो अभी हम पढ़े हैं, अंग को कहा जाता है। हलंत तो होगा ही नहीं। नुक्ता बिल्कुल नहीं। नुक्ता हम सभी के बारे में पढ़े, कैसे नुक्ता का प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। चलिए 9वां प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? माफ करिएगा हम तो आंसर ही बोल दिए। मतलब इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं चंद्रबिंदी बोलते हैं। ठीक है, इसको चंद्रबिंदी बोलते हैं। एक बात और याद रखिए कि हिंदी में ही चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है, संस्कृत में चंद्रबिंदी का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जहां भी चंद्रबिंदी वाला शब्द आ जाए, वहां पूछ दे कि तत्सम है कि तद्भव है, तो एकदम आंख मूंद के कहिएगा जो चंद्रबिंदी है तो एकदम के तद्भव होगा, तत्सम हो ही नहीं सकता। तो उसको क्या कहा जाता है? तो चंद्रबिंदी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10 कहता है ये क्या कहलाता है? किसी शब्द के, जैसे हमने लिखा है बुआ, हम लिख दिए हैं ख लिखने के बाद नीचे ये कर दिए, बोले ये क्या कहलाता है? ये बताना, वही दिया हुआ। तो उसको क्या हम बोलते हैं? नुक्ता। बोलोगे नहीं नुक्ता तो नहीं कहते, हलंत। बोला हाँ हलंत कहते हैं, है ना। विसर्ग नहीं कहा जाता, अनुसार नहीं कहा जाता है। हलंत क्या होता है? हलंत लग जाने से कोई शब्द में, किसी शब्द में, मतलब शब्द नहीं कह सकते, वर्ण में, जिस वर्ण में हलंत लगता है उसकी मात्रा आधा हो जाता है। और हलंत किस में लगता है? व्यंजन वर्णों में हलंत लगने का प्रावधान है। उसके बाद कह रहा है 11 प्रश्न संख्या कि किसी अक्षर वर्ण के नीचे, है ना, किसी अक्षर या वर्ण के नीचे, जैसे हमने लिखा है ग, हमने लिखा है फ, कहते किसी वर्ण के नीचे लगने वाला बिंदी क्या कहलाता है? देखो तो लगने वाला बिंदी क्या कहलाता है? नुक्ता कहलाता है। नुक्ता। हलंत तो नहीं कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। विसर्ग तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो होगा क्या? नुक्ता कहलाएगा। नुक्ता का प्रयोग बहुत जरूरी है, सोच समझ कर किया जाता है। उसका अर्थ कैसे बदल जाता है देखिए जरा। ठीक है, तो हम देखिए एक शब्द लेते हैं, कई बार हम तो इसके बारे में पढ़ भी चुके थे। हमने जैसे कहा एक शब्द होता है राज, दूसरा होता है राज, नीचे में नुक्ता लगा दिए। एक में नहीं, दोनों का उच्चारण भी बदल जाएगा, अर्थ भी बदलेगा। ये पढ़ेंगे, इसका होगा राज। राज का मतलब हो जाएगा राजपाट, है ना, राज पाठ, इसको राजपाठ हो जाएगा। ठीक है, ये राज का मतलब हो जाएगा रहस्य, जो कहते हैं ना ये तो कुछ तो राज छिपा रहा है, ये राज पढ़ेंगे, इसको राज पढ़ेंगे, दोनों में अंतर है ना, उच्चारण में भी हो जाता है। चलिए हम अगला कहते हैं क्ष को अक्षा है। अब पूछ रहा है इसके बारे में ये क्या है? लक्ष्य जो है वो क्या है? स्वर है? तो बोलोगे नहीं सर स्वर है ही नहीं। क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो बोलोगे हाँ सर तो लग तो रहा है। उष्म व्यंजन? बोलोगे नहीं सर उष्म व्यंजन तो नहीं होता है, ताला विषमर्दंत तो दंत स होता है। अंतस्थ व्यंजन? बोला ये भी नहीं सर, संयुक्त व्यंजन ही है। संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं किसको है? जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बना है, तो वो संयुक्त स्वर हो गया। चलिए क्वेश्चन संख्या 13, है ना, हम 13 प्रश्न संख्या पर आते हैं और प्रश्न संख्या 13 के बारे में जानते हैं। पूछ रहा है त्र क्या है? त्र क्या है? संयुक्त स्वर है, स्वर है, स्पर्श व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है? क्या है? संयुक्त स्वर जो है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन। बोलोगे संयुक्त व्यंजन जो है त्र नहीं है। संयुक्त स्वर क्या त्र है कि नहीं बताइए?
त्र संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। पहला जानो ऊष्म व्यंजन क्या है, इधर से चलते हैं। अक्षर ऊष्म व्यंजन तालव्य स मूर्धन्य स दंती स, बोला कि ऊष्म व्यंजन तो नहीं है। स्पर्श व्यंजन कौन है, बोला 25, वो तो नहीं है। स्वर में क्या आता है, री आता है, त्र तो होता ही नहीं है। इसका आप ऐसा करिए ना, आपके पास जो प्रश्न आ रहा है और ऑप्शन जो दे रहा है, जो ऑप्शन नहीं होगा उसको काटिए, बाकी उत्तर मिल जाएगा खुद ब खुद। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या 14। ज्ञ है, ज्ञ क्या है, स्वर है, तो बोलोगे स्वर तो नहीं है। ज्ञ स्वर तो नहीं है, ठीक है, ज्ञ स्वर नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन है, बोला पता नहीं, देख लेते हैं। अयोगवाह है, तो बोला अयोगवाह तो नहीं सर, अयोगवाह तो 2 ही होता है। ऊष्म व्यंजन, बोला ऊष्म व्यंजन तो होता ही नहीं, उस व्यंजन के बारे में जानते हैं, इस संयुक्त व्यंजन के बारे में नहीं जानते थे, जो जानते उसको काट दिए। अब बता, ये अपने आप उत्तर बता दिया कि देखिए ये उत्तर है, खुद निकल के आ गया है। मतलब जरूरत पड़ती है वह उत्तर खुद बता देता है ना। चलिए कहता है अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या बतानी है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं, बोलोगे कि 2 तो एकदम नहीं होता है सर, 2 तो अंतस्थ व्यंजन हो ही नहीं सकता है। 3 होता है, बोलो 3 भी नहीं है सर, 5 तो एकदम नहीं होगा, 4 है अंतस्थ व्यंजन। और 4 कौन कौन से हैं, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। चलिए बाकी अंतस्थ व्यंजन फिर यही आ गया है। चलिए अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है, अंतस्थ व्यंजन कौन है, पहचान करना है। तो बोलोगे ये, बोलो कि नहीं सर ये तो अंतस्थ व्यंजन है ही नहीं, इधर से चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। मतलब निकल के आ गया, प्रश्न का जवाब हमको मिल गया, उत्तर मिल गया। तो आप जो जानते हैं वो देखिए कि कौन नहीं होगा, उसको काट दीजिए, जो होगा बच जाएगा अपने आप। चलिए अगला प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या बतानी है। तो क्या ऊष्म व्यंजन 2 है, तो बोलोगे नहीं सर अभी तो आप बताए हैं। 3 तो नहीं, 3 भी नहीं, 4, बोला हाँ 4 है, 5 तो होगा ही नहीं, 4 है ऊष्म व्यंजन, 4 है। कौन, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। चलिए प्रश्न संख्या 18, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन है, पूछ रहा ऊष्म व्यंजन कौन है। ऊष्म व्यंजन, बोला यह है ऊष्म व्यंजन। तो कई लोग बोला हाँ, बोला नहीं यह नहीं है। ल, बोला ल भी नहीं है। स, हाँ सा होगा, सा होगा, म नहीं। म क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ल क्या है, और य क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन स क्या है, ऊष्म व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर प्रश्न का, निम्न में से आगत व्यंजन कौन है। याद करिए आगत व्यंजन पढ़ाए हैं। क है, क का आगत व्यंजन, बोला नहीं सर क तो स्पर्श व्यंजन है। ट है, बोला ट भी स्पर्श व्यंजन है। प है स्पर्श व्यंजन। ये क्या है, ज है, बोला जिस भी शब्द के नीचे नुक्ता लगा हुआ है वो आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के तौर पर तो कई मतभेद भी है, कोई लोग 2 मानते हैं, कोई 3 मानते हैं। अधिक जैसे कहा जाता है एक तो ज है, फ है, और तीसरा के रूप में अंग्रेजी वाला, इस तरह अर्धचंद्र, जैसे कॉलेज है ना, डॉक्टर में लिखा जाता है। अच्छा, नुक्ता बदलने से, नुक्ता आने से केवल इसका उच्चारण ही नहीं बदलता है, बल्कि अंग्रेजी लेटर भी बदल जाता है। जे के बदला क्या हो जाता है, जेड हो जाता है ना, जैसे जो हमने बोला, लेकिन जेड हो जाता है। अब पीएच के बदला एफ हो जाता है, ये हो जाता है। इसका प्रयोग तो इसमें क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा आपका आगत व्यंजन। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न संख्या 20 कह रहा है फ किस श्रेणी का व्यंजन है। फ किस श्रेणी का व्यंजन है, मूल व्यंजन है, आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन। बोलोगे सर अंतस्थ एकदम नहीं हो सकता है, अंतस्थ नहीं हो सकता, मूल व्यंजन नहीं हो सकता है। क्यों, मूल व्यंजन जो होता है उसमें हलंत लगा हुआ रहता है, इसमें हलंत है ही नहीं है। संयुक्त नहीं हो सकता, संयुक्त रहता जुड़ा हुआ रहता। आगत है, हम अभी बात इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए फ क्या होगा, आगत व्यंजन। अब देखिए फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ, नुक्ता लगा हुआ मतलब आगत व्यंजन। अब ये समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 21 हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि कवर्ग का प्रथम व्यंजन कौन सा है।
है ना। क वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन है? देखो कैसा सवाल बच्चे वाला दे दिया है, कई लोग गलत भी कर देंगे कि क्या क वर्ग का प्रथम व्यंजन कौन है, तो क वर्ग का प्रथम व्यंजन ग होगा, तो वो लोग सर गलत कैसे होगा, तो क्या घ होगा, बोले तो चौथा है, ख बोलेगा दूसरा है, तो क्या हो जाएगा उसका सही उत्तर क हो जाएगा। क वर्ग का प्रथम व्यंजन पहला व्यंजन क है। देखो उत्तर उसी में छिपा हुआ है, कैसे उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए चवर्ग का तृतीय व्यंजन कौन है? अब चवर्ग का तीसरे च छ ज, अब देखना है छ होगा तो बोलिएगा कि नहीं, छ कैसे होगा, है ना, यहाँ होगा, झ होगा, नहीं होगा, ज होगा, क्योंकि च छ ज तीसरा व्यंजन हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? टवर्ग का पांचवा व्यंजन क्या है? टवर्ग का पांचवा व्यंजन मतलब ठ है, बोला नहीं, ड नहीं, ढ नहीं, ण होगा, है ना, ण होगा। इसे बस कैसा प्रश्न है? टवर्ग का चौथा व्यंजन कौन सा है? त होगा नहीं होगा, थ होगा तो नहीं होगा, द होगा तो नहीं, ध होगा। मतलब ऐसा बच्चे वाला प्रश्न जैसे लग रहा है बच्चे को सिखाया जा रहा है, ऐसा प्रश्न है। अगर ये प्रश्न भी नहीं आपसे बनेगा तो दिक्कत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है पवर्ग का दूसरा व्यंजन कौन सा है? दूसरा प है, तो बोलोगे नहीं, दूसरा तो प है नहीं, गलत है। भ भी नहीं है, फ है, ब भी नहीं है, सही हो जाएगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कंठ्य वर्ण है ना, मतलब कौन सा कंठ्य वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखो प्रश्न, अब उच्चारण स्थान सीधे नहीं, तो जो है त का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ नहीं है, त का भी नहीं है, च का भी नहीं है ना, क का है। कवर का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या क्या है? 27। तालव्य वर्ण कौन सा है? तालव्य वर्ण को ढूंढना है, मतलब जिसका उच्चारण स्थान तालु है उसको ढूंढना है। तो क्या अवर्ग होगा? बोलोगे नहीं, कवर्ग होगा नहीं, टवर्ग होगा नहीं, चवर्ग होगा, है ना। तालु है, चवर्ग का तालु, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 में क्या मूर्धन्य वर्ण कौन सा है जिसका उच्चारण मूर्धा है ना। तो बताइए चवर्ग है, तो बोलोगे चवर्ग नहीं सर, चवर्ग तो ये च जो है वो तो तालु है, पवर्ग का क्या है? ओष्ठ है, टवर्ग दंत है, मूर्धा तो ये आ जाएगा, है ना। आप काटना सीखो, गलत ऑप्शन को हटाना सीखिए, एकदम पूरा कैसे भी प्रश्न बनेगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है ना। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है दंत वर्ण कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान दांत है? ये हो जाएगा? नहीं होगा। तवर्ग नहीं होगा, तवर्ग हो जाएगा, त थ द ध। पवर्ग नहीं होगा, कवर्ग क ख नहीं होगा, सब नहीं होगा। चलिए ना, चलिए अगला देखिए, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? कौन ऐसा वर्ण है पहचान करना जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो त होगा, तो बोलिएगा त अभी बताएं दंत है, च तालु है, ट मूर्धा है, ये है ना। देखिए मतलब बच्चों वाला प्रश्न है। य का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। य का उच्चारण स्थान क्या होगा? य का उच्चारण स्थान ओष्ठ, बोला नहीं, दंत नहीं, कंठ नहीं, तालु होगा? हाँ बोला हाँ होगा तालु। आपको नियम बताए थे, तो नियम को याद करिएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो अभी जाकर के हिंदी हाउस सर्च करिए बाय अभिमन्यु प्रजापति, और आपको हिंदी वर्णमाला पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरे तरीके से वहां बताया गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 32 पर बात करें। रा का उच्चारण स्थान पूछा, देखिए रा है ना, रा का क्या कंठ होगा? बोला नहीं, कंठ नहीं होगा, ओष्ठ भी नहीं होगा, दंत भी नहीं होगा, तो क्या मूर्धा हो सकता है? बोला हाँ मूर्धा होगा, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या कर रहा है? ल का उच्चारण स्थान, है ना? तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा? नहीं। कंठ होगा? नहीं। तालु? नहीं। तो क्या ल का दंत होगा। याद करिएगा, ल एक ऐसा दाता दानी है जो अपना दांत दे दिया दूसरे को दान में, है ना? तो याद करिए, ल का उच्चारण स्थान दंत है। चलिए प्रश्न संख्या 34 का, ये परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला है और हर बार विद्यार्थी से ये गलती हो जाता है। कम से कम आप नहीं करिएगा गलती, है ना? कम नहीं समझ में आ रहा तो जाके हम बोल रहे फिर बोल रहे, वहां जाके देख लीजिए। चलिए पूछ रहा है आप व का उच्चारण स्थान कंठ होगा, तो बोलेगा कंठ तो नहीं होगा, है ना? है ना? दंत तालु मूर्धा नहीं, तो इसका हो जाएगा दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंतोष्ठ होता है, ठीक है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। चलिए पूछ रहा है श किस वर्ग का व्यंजन है? वर्ग का, किस वर्ग का, है ना? तो स जो है कहिएगा स्पर्श व्यंजन का है सर, बोला नहीं। अंतस्थ नहीं, ऊष्म व्यंजन, बिल्कुल ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त नहीं है। देखो कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न 36, प्रश्न संख्या 36 का, ह किस वर्ग का है? ह किस वर्ग का है? तो ह स्पर्श नहीं, संयुक्त नहीं, अंतस्थ नहीं, तो ऊष्म का है। देखिए प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो स्पर्श व्यंजन 20, 35, 30 नहीं 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अब देखिए प्रश्न संख्या 38 क्या करता है? प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? अब देखिए थोड़ा सा डाउटफुल है। एक चीज कहिएगा सर 3 तो एकदम नहीं होता है ना? 6 भी नहीं होता है, 4-5 में दिक्कत हो सकता है। बोला कैसे दिक्कत होगा? तो देखिए मूल व्यंजन तो 4 ही आएंगे, 5वां भी होते हैं और 5वां को अनुनासिक कहा जाता है ना? तो व्यंजन की जब गणना करते हैं तो 5वां भी करते हैं। जब 5वां करते हैं इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 4 तो होगा नहीं, 5 ही होगा। यदि याद रखिए, यदि 5 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो 4 के साथ जाइएगा, और 4-5 दोनों दिल है तो 5 के साथ जाइएगा। चलिए ये थोड़ा सा प्रश्न जो था उलझन में डालने वाला था विद्यार्थियों के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है कि हिंदी में व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? अब बताना है। तो बोल 6, तो बोलोगे नहीं 6 तो नहीं होता है। 5 बोलो नहीं, तो 4, 3 बोला इसमें दिक्कत है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। अब बोलो कौन कौन होते हैं? तो बोलोगे स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन जो 33 व्यंजन है उसकी गणना करिए। 25 को क्या हो गया, है ना? 25 क्या हो गया? आप कहिएगा स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितना हो गया? 4। ऊष्म व्यंजन कितना हो गया? 4 तो जोड़िए, 8, 5, 13, 3 बाकी 1, इधर 3, 33 तो हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा इन व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 हैं। चलिए वही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। चलिए अब प्रश्न संख्या 40 कहता है अंगा किस वर्ग का 5वां वर्ण है? किस वर्ग का 5वां व्यंजन है? तो बताओ हुआ किस वर्ग का पूछ रहा है? तो चवर्ग का होगा। बोला नहीं सर चवर्ग का तो यहाँ होता है ना, ये ऐसे होता है, नहीं है। टवर्ग का? बोला नहीं सर टवर्ग का तो अड़ा होता है ना, ठीक है। उसके बाद कवर्ग, बोला हाँ कवर्ग का है, कवर्ग का होता है अंगा है ना, इसलिए ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये 40 रहा।